नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दिन भर में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सभी करंट अफेयर्स की घटनाएं हम रोज़ शाम को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर के करंट अफेयर्स डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। इसके अलावा करंट अफेयर के अलावा हमारी डेली जीके सीरीज़ भी चलती है। तो डेली जीके सीरीज़ की वीडियोस आपको आई बटन पे मिल जाएंगी, तो आप लोग वो भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर आप जीके के जो मॉक टेस्ट हैं वो ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के आकलन के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। अभी रिसेंटली शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, यानी कि ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में ये बात बोली गई है कि पिछले 2 दशकों में यानी कि 1998 से 2018 के मध्य तक भारत में प्रदूषण कणों में 42% की बढ़ोतरी हुई है। ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि भारत के 1/4 आबादी ऐसे प्रदूषण में जी रही है जैसा दुनिया में किसी अन्य देश में नहीं है। और उसमें से भी ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो उत्तरीय भारत वाले हिस्से हैं, यानी कि उत्तर भारत की जो आबादी है, जिसमें मुख्यतः अगर दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, तो यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा पोल्यूशन है। ऐसा किसी भी जो है दुनिया में किसी भी देश में नहीं है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि बांग्लादेश के अलावा हम अगर बात करें भारत की, नेपाल की और पाकिस्तान की, तो ये दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में आते हैं ये देश, ठीक है। और उसमें से बांग्लादेश सबसे टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जुलाई 2020 में टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स में कितने कैपिटल निवेश से 0.85% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। अभी रिसेंटली टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, तो इसमें जो है 225 करोड़ रुपए की लागत से 0.85% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। यानी कि जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स है उसमें अब टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड की भी हिस्सेदारी होगी, 0.85% की हिस्सेदारी। इस सौदे के बाद बायोकॉन बायोलॉजिक्स में बायोकॉन की जो हिस्सेदारी है वो है 92.25%, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अन्य कंपनियों के पास भी जो है इस कंपनी के हिस्सेदारी है। तो अब 0.85% की जो हिस्सेदारी है वो टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने भी खरीद ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा MSME सक्षम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। MSME सक्षम, इस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल लॉन्च किया है ऑप्शन बी यानी कि सिडबी ने, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा MSME सक्षम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जो पोर्टल है ये सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए छोटे उद्यमी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक में उनकी जो क्रेडिट स्कोर है या जो सिविल स्कोर आप बोलते हो वो कितनी है वो पता कर पाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से। तो इससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको लोन लेने में और सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी आसानी से जो है इस पोर्टल के माध्यम से मदद मिल जाएगी। सिडबी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। मुख्यालय इसका लखनऊ में है और अध्यक्ष हैं इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जुलाई 2020 में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अभी रिसेंटली स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित हुआ है जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। मंत्रालय को ये अवार्ड IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, उसके लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जब एग्जाम में आपसे पूछा
जाएगा तो डायरेक्टली इसी तरीके से ये पूछा जाएगा। इस बार 66वें स्कॉच प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इसका थीम रखा गया था इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो ये हो जाएगा डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और इस प्रतियोगिता में जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच अवार्ड गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, जो इसने छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई आदिवासी के सशक्तिकरण के लिए, उसके लिए ये अवार्ड इसको मिला है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जुलाई 2020 में किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। अभी रिसेंटली एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष चुना गया है जिन लिकुन को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, शॉर्ट में AIIB भी इसको बोलते हैं। तो जो जिन लिकुन हैं वो वर्तमान में अभी भी जो है इसी बैंक के अध्यक्ष हैं। तो इनका जो है दूसरा कार्यकाल के लिए भी इनको चुना गया है। तो 16 जनवरी 2021 से जो है इनका दूसरा कार्यकाल शुरू होगा। अगर हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर आप बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई। ग्रीन एजी परियोजना, ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना की शुरुआत अभी रिसेंटली कौन से राज्य में की गई है, ये हमें यहाँ से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि मिज़ोरम में। अभी रिसेंटली मिज़ोरम में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई है। टोटल 5 राज्यों में इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें मिज़ोरम के साथ साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ग्रीन एजी परियोजना की जो परियोजना कितने राज्यों में लागू होगी, तो 5 राज्यों में लागू होगी। 5 के 5 नाम रेड कलर में लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को बगैर हानि पहुँचाए कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना है। इस परियोजना को ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, तो ये भी हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ग्रीन एजी परियोजना की जो शुरुआत है वो किस राज्य में की गई और 5 राज्य इसमें शामिल हैं, तो 5 के 5 नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जुलाई 2020 में हमीद बकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हमीद बकायको अभी रिसेंटली आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री हैं एमादू गोन कुलीबली, इनका निधन हो गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 9 जुलाई को इनका निधन हुआ था। तो अब यहाँ पर जो है हमीद बकायको को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है आइवरी कोस्ट का। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामो सोकुरो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है CFA फ्रैंक। अगर मैं आपको आइवरी कोस्ट ले चलूँ मैप में तो ये अपना इंडिया है और यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीकीय देश है ये। ठीक है, आइवरी कोस्ट जो है यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि दुनिया भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु किस कंपनी ने $1 बिलियन से अधिक के निवेश से 3,236 उपग्रहों के निर्माण का फैसला किया है। ये यहाँ पर 10 बिलियन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। दुनिया भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु किस कंपनी ने $10 बिलियन से अधिक के निवेश से 3,236 उपग्रहों के निर्माण का फैसला किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अमेज़न ने। अभी रिसेंटली अमेज़न ने ये फैसला किया है। बेसिकली ये फैसला तो खैर पहले कर चुका था और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसको जो है मंजूरी मिल गई है कि ये मतलब दुनिया भर में इंटरनेट सेवाएं देने के लिए उपग्रहों की जो है स्थापना कर सके। तो इसलिए जो है अब ये उपग्रह बनाने का कार्य शुरू करेगा। 3,236 उपग्रह बनाने वाला है अमेज़न। तो दुनिया भर में ऐसे देश या फिर ऐसे इलाके जहाँ पर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ पर जो है ये इंटरनेट सेवाएं देगा। कंपनी ने जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा ये सेवा शुरू की जाएगी इसका नाम रखा है प्रोजेक्ट कुइपर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। 2 पॉइंट है यहाँ पर से कि कितने उपग्रह बनाएगा, कितने बिलियन का निवेश करेगा और साथ में ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कुल कितने ध्रुवीय भालू बचे हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि लगभग 25,000 जो है ध्रुवीय भालू बचे हैं मात्र। पूरे जो हमारे ध्रुव में जो है भालू रहते हैं उसमें सिर्फ मतलब 25,000 जो है ध्रुवीय भालू बचे हुए हैं 19 प्रजातियों के। कहीं कहीं पर 26,000 भी लिखा हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेट 25,000 है, तो कुछ ने 26,000 भी लिख दिया है। ठीक है, कुछ पेपर में मैं देख रहा था। रिपोर्ट के अनुसार अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहता है तो इस सदी के अंत तक अधिकतर ध्रुवीय भालू विलुप्त हो जाएंगे। यानी कि जब सन 2100 आएगा, ठीक है, तब जो है ध्रुवीय भालू विलुप्त हो सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसों का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ध्रुवीय भालू पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2040 तक की शुरुआत में कई पोलर बियर की जो प्रजनन क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी और इसके बाद इनका जो लुप्त होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। अभी भी ये कहा जा रहा है कि ध्रुवीय भालू में जो मतलब ध्रुवीय भालू के पास जो है खाने का क्षेत्र जो है बहुत सीमित है, खाने की कमी है उनके पास, इसलिए जो है वो एक दूसरे पे ही हमला करके एक दूसरे को मार के ही जो है खा जा रहे हैं। तो इस वजह से उनका जो मतलब अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है। ठीक है, ऐसा कहना है नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल का। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ली तेंग हुई ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि ताइवान के राष्ट्रपति थे ये, और नाम याद रखिएगा। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। चीनी विरोध के बावजूद ये यहाँ पर स्वशासित द्वीप में मतलब जो ताइवान एक द्वीपीय देश है, तो जो चीन है वो ताइवान पे मतलब हमेशा जो है ताइवान पे अपना राज, जिस तरीके से वो तिब्बत पे अपना पूरा मतलब उसको मानता है, उसी तरीके से ताइवान को भी अपना मानता है। तो सब कुछ जो है वो अपने हिसाब से वहाँ चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जो ये ली तेंग हुई थे, इन्होंने यहाँ पर स्वतंत्र चुनाव कराने का फैसला किया। इसके अलावा यहाँ पर कई लोकतांत्रिक बदलाव करने का भी जो है इनको श्रेय जाता है। तो ये ताइवान में लोकतंत्र के जनक ये माने जाते थे। अब तो इनका निधन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ताइवान के। ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर और राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये अपना इंडिया है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि द्वीपीय देश है ताइवान, तो यहीं के जो है राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, ली तेंग हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जुलाई 2020 में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के छठे ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की। अभी रिसेंटली ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो रूस ने की थी। तो सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बैठक में ब्रिक्स देशों जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है, इन्होंने हिस्सा लिया था। बेसिकली इनके पर्यावरण मंत्री जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। सो भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। तो भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अगले साल 2021 में जो ये सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपके लिए था कल का, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब पूरा वीडियो देख ही लेते हैं तो 2 मिनट का टाइम निकाल के जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर से बताया करिए। इससे मुझे समझ में आता है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, तो मतलब आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। सो मैंने आपसे पूछा था कि जुलाई 2020 में किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि तुर्कमेनिस्तान। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। तुर्कमेनिस्तान 25वां देश बन गया है विश्व व्यापार संगठन का एब्जॉर्बर, मतलब 25वां ये जो है एब्जॉर्बर देश बन चुका है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सो इसका आंसर कमेंट करके बताइए और साथ में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।